मुझे स्टेज का परफॉर्मेंस देखने में मज़ा आता है, लेकिन मुझे स्टेज पे खुद खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। मैं 20 साल के बाद भी मुझे पहली बार कुछ करने को मिल रहा है। मेन थीम ही रोमांस है, लेकिन एक मैच्योर, एक नुआंस्ड रोमांस का एक्सप्लोरेशन है। आज बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शाहना गोस्वामी। शाहना की जर्नी को, उनके सक्सेस को, उनके अप एंड डाउन को, उनकी हर चीज़ों को हम सेलिब्रेट करेंगे, उस पे बात करेंगे। लेकिन अभी बात होगी लायंसगेट के 4 इयर्स लेटर की, जो लगातार आप रील्स पे हर जगह पर देख रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। कैसी हैं शाहना आप? बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू आशीष, बहुत फॉर सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन, दिल को छू गया, थैंक नहीं, यू। और वो डिज़र्व करती हैं आप। जैसे कि मैं बता रहा था, आपकी पहली फ़िल्म से जितना भी आपने काम किया है, आपने एक इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। इंडियन मेकर्स को और भी ज़्यादा आपको अच्छे काम देने चाहिए, अच्छी चीज़ें आपकी दिखनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है। थैंक यू। शाहना, मैं ना थोड़ा-सा शुरुआत से आपकी जर्नी पे बात करना चाहूँगा। थोड़ा बचपन के बारे में बताओ। हालाँकि हम जानते हैं आपके पेरेंट्स के बारे में, लेकिन फिर भी आम जनता को थोड़ा-सा उसके बारे में बताना ज़रूरी है। तो मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, वहीं पे पैदा हुई थी। मेरे पेरेंट्स कलकत्ता के हैं, बंगाली हैं, लेकिन वो अपने बचपन में कॉलेज वगैरह के लिए दे मूव टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली वाली ही हूँ वैसे। पर ये भी है कि मेरा दिल बम्बईया है। तो पली बड़ी दिल्ली में थी, सरदार पटेल विद्यालय स्कूल है, एसपीवी, वहाँ पे मेरी शिक्षा हुई, और कॉलेज के लिए फिर मैं यहाँ सफ़ाया। सुफाया में थी। हाँ। तो और बॉम्बे आने का मकसद ही ये था कि शायद मुझे बचपन से ही मालूम था कि मुझे एक्टिंग करनी है। लेकिन क्या होता है, बचपन में आपको लगता है कि आपका बचकाना सपना है, जो हर किसी को होता है, वो किसी न किसी मोड़ पे जाके वो गिर जाएगा, उतर जाएगा, कुछ और वो भूत उतर जाएगा। लेकिन ज़िंदगी का सफ़र ऐसा रहा, एक तो मेरे बहुत सारा इन्फ्लुएंस मेरी फैमिली से भी था, क्योंकि मेरे फादर भी थिएटर करते थे, मेरी मदर भी थिएटर और करती कमाल के थी, एक्टर्स थे वो। डांस है, हाँ जी, बिल्कुल। और मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब मेरे मामा-मामी भी थिएटर करते थे, मेरी मासी भी, तो वो एक कल्चरल मिलियू तो एक था ही हमारे घर में, लेकिन किसी ने फुल टाइम प्रोफ़ेशन के हिसाब से नहीं किया, क्योंकि वो उस ज़माने में शायद उसका दौर भी नहीं था ना, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इतना स्कोप नहीं था। तो उस हिसाब से मुझे बहुत छूट मिली टू परस्यू द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू। और स्कूल में भी हमारे थिएटर जो टीचर्स थे वगैरह, सबने बहुत बढ़ावा दिया था कि तुम्हें करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। एंड फिर एक बार मैंने एनएसडी का वर्कशॉप किया था, कुछ 16 साल की थी जब मैं, तो तब मुझे वहाँ पे जो टीचर थे हमारे, उनमें से एक ने बोला था कि आपको प्रोफेशनली सोचना चाहिए एक्टिंग के बारे में, मैं आपको लिख के ले लो कि एनएसडी में आपको मिल जाएगा अगर आप करोगे तो। मैंने कहा वाह यार, कोई और बोल रहा है, मैंने कहा अपना ख़याली पुलाव नहीं है, अब ये कर सकते हैं। सो देन द आइडिया वाज़ कि अगर मैं एनएसडी जाऊँगी या एफटीआई, दोनों सब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ है, तो ग्रेजुएशन तो करना है और उसके साथ-साथ थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ थिएटर एंड थिंग्स। तो आई सेड चलो मैं बॉम्बे आती हूँ, क्योंकि बॉम्बे में थिएटर क्वांटिटी वाइज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो रेगुलर रेpertoire के हिसाब से यहाँ ज़्यादा होता है। सो देन आई मूव्ड टू बॉम्बे, और कॉलेज मैंने सोफायाज़ में आई स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर, और साथ-साथ एक जेमिनी पाठक जो हमारे बहुत सेलिब्रेटेड एक्टर हैं, वो हमारे थिएटर कंपनी के डायरेक्टर थे, वर्किंग टाइटल्स, और उनके साथ मैं काम करने लगी। और कुछ ना कुछ ऐसे अजीब तरह से, किसी एक बिज़ार कोइंसिडेंस से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला जाके किसी से मिलने का, जो नसीरुद्दीन शाह की फ़िल्म यूँ होता तो क्या होता, उसके लिए कास्टिंग कर रहे थे। तब तो मैं बस 19 साल की थी, और पहली मेरी ऑडिशन थी वो, और वो मिल गया मुझे। फिर उसके बाद तो अचानक चीज़ें इतनी जल्दी हो गई कि, और मेरी इच्छा हमेशा थी कि मैं फ़िल्म करूँ। मेरे को फ़िल्म से कुछ एक्स्ट्रा लगाव था। आज भी मुझे स्टेज करने में ज़्यादा हिचकिचाहट होती है। तो बस फिर वैसे करते-करते फिर कॉलेज के दौरान ही मैंने यूँ होता तो क्या होता, हनीमून ट्रैवल्स और रूबरू की थी। रूबरू हालाँकि रिलीज़ बाद में हुई, और उसके बाद हमने बोला चलो देखते हैं, 1 साल अभी जब काम मिल रहा है तो 1 साल रुक के देखते हैं कितना काम रेगुलरली मिलता है कि नहीं। और फिर तो भई फिर वो शुरुआत दैट हो इज़ द गई, तो हिस्ट्री। फिर वो यस। आप स्पोर्ट्स में भी कमाल थे। जी। आपने वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बहुत सारे गेम खेले हैं। ओडिसी ट्रेंड डांसर हो आप। स्कूल के दिनों के बारे में बताओ, कैसे उफ़! थे आप? बहुत मज़ा किया है स्कूल में, मतलब स्कूल की दोस्तियाँ अभी भी हमारी बरकरार है बहुत लोगों के साथ।
और स्कूल हमारा था भी थोड़ा अलग सा था। सरदार पटेल में एक ये था कि वो कंपटीशन को वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से नहीं देखते थे, हर चीज़ वो पार्टिसिपेशन लाना चाहते थे बच्चों में। तो हाँ, तो वो मेरिट का एक सिस्टम था कि आप इस पॉइंट से ज़्यादा आपको मिले मार्क्स तो आपको मेरिट कार्ड मिलेगा किसी चीज़ में, ताकि आपका वो प्रोत्साहन बढ़ा रहे। एंड आई थिंक वो जो एटीट्यूड था ना वो बहुत इनकरेजिंग था फॉर ऑल ऑफ अस। एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी बहुत ध्यान देते थे। आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग जो मैंने की वो हमारे स्कूल में, क्योंकि अचानक किसी ने वॉल बनवा दी तो हम लोगों ने करने लगे वो। फिर वो नेशनल लेवल पे 2 साल मैंने किया। डांस ओडिसी मेरी माँ का, हमेशा मेरी माँ ने अमला शंकर से सीखा था। तो कैलकाटा में 12 साल मेरी माँ डांसर रही हैं सारी ज़िंदगी, तो वहाँ से वो शुरुआत हुई। और फिर ऐसा मुझे पैशन हो गया डांस को लेके, और एक लगाव जो मेरी गुरु के साथ है, पद्मश्री किरण सहगल। तो वो सब बचपन वाज ऑल अबाउट दोस्ती। पढ़ाई तो बहुत थोड़ी थोड़ी, मतलब पढ़ाई में रुचि नहीं थी लेकिन इंटेलिजेंस था। और तो शिकायत कभी किसी टीचर से भी नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि इसमें अक्ल तो है, इसका मन नहीं है बस। तो बट एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स हो, डांस हो, एलिक्यूशन, रेसिटेशन, पोएट्री, ये सब इंटरनेशनल, मतलब स्कूल के इंटर स्कूल चीज़ें जो करते थे, थिएटर, सब किया है। और उसके अलावा फिर हमारी टीचर्स, उनसे भी बहुत लगाव था। स्पोर्ट्स बहुत बड़ा, तो मेरा रूटीन, मतलब वी वर ऑलवेज बिजी। काफ़ी पॉपुलर रहे होगे आप तो स्कूल टाइम। जी, स्कूल में भी मैं पॉपुलर ही थी। एक तो मेरे भाई भी बहुत पॉपुलर थे, मुझसे 6 साल बड़े हैं, वो भी हमारे स्कूल में थे। एंड उनको लेके भी बहुत मतलब बड़े सारे फ़ैन थे उनके। तो एक पॉपुलैरिटी मेरी ये भी थी कि अच्छा ये श्रीजित गोस्वामी सिस्टर, वॉव! तो उससे मुझे और बढ़ावा मिलता था, प्रोत्साहन मिलता था। लेकिन खुद से भी हाँ, एक एक वो मस्तीखोर, स्मार्ट, बहुत चीज़ें करती हैं, बहुत चीज़ों में रुचि है, वो वाला एक एक बेसिक पॉपुलैरिटी थी स्कूल में। एक बोलते हैं ना कि जैसे दोस्ती थी मेरी काफ़ी लोगों से। आई थिंक वो एक बचपन की कोई ऐसी बात, कोई इंसिडेंट जिसने आगे आने वाली लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाला हो? हाँ, पर वो एक्चुअली अंदरूनी चीज़ थी। आई थिंक बचपन में हालाँकि मुझे एक्सटर्नली बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, अंदर पता नहीं क्यों मैं बचपन से मुझे लगता था कि मैं बेकार हूँ। और कि मैं तो बहुत लो सेल्फ एस्टीम था, लो सेल्फ वर्थ था। और एक तरह का कांस्टेंट, मतलब शायद मेरे दिमाग में था कि ये चीज़ें एक अच्छे इंसान की के ट्रेट्स हैं। और शायद मैं जिन लोगों को एडमायर करती थी, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, दोस्तों को, जिन में वो क्वालिटीज़ थी कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा, मतलब किताबें पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उनको जानकारी थी चीज़ों की। वो लोग बातें बहुत ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन एक मतलब, तो मुझे अपने बारे में बहुत सारे आइडियाज़ थे और मुझे लगता था कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। और जो मैं थी उससे मैं नाखुश थी। हालाँकि बाहर की दुनिया मुझे कभी ये नहीं बोल रही थी कि तुम ऐसी क्यों हो, तुम वैसी क्यों हो? मुझे बहुत एक्सेप्टेंस मिला है। लेकिन इनसाइड आई डिडन्ट लाइक माय सेल्फ एट ऑल। क्यों? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि घर पे पापा इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, मम्मा, हाँ, अपने सब घर में ओवर अचीवर्स थे, तो आपने करेक्ट। अपने ऊपर बर्डन ले लिया था कम जी, उम्र में? शायद। मुझे हमेशा लगता था कि मैं सबके हिसाब से, सबके बराबरी में मैं बेकार हूँ। और वो मेरी खुद की सोच थी। तो बहुत साल मैंने बिता दिए अपने आप को हेट करके, और इस चीज़ से जूझ के कि बाहर की दुनिया तो आपको वैसा फ़ील नहीं करा रही, लेकिन आपको हर चीज़ में, जब आपका सक्सेस भी होता है तब भी आपको लगता है यू आर नॉट डिज़र्विंग, जब कुछ अच्छा नहीं होता है तब भी आपको लगता है कि हाँ, आपको तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। यू नो इट वाज़ दिस, पता नहीं क्यों था, कभी-कभी देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव, बट मेबी दैट गिव मी द जर्नी टू रियलाइज़ कि नहीं, फिर वो एक जर्नी रहा वेयर आज की डेट में, आज तो छोड़िए, लेकिन मेरे हाथ पे टैटू भी है उसका, कि ऑफ अ पीरियड जहाँ पे आई रियलाइज्ड दैट आई एम लर्निंग टू लव माई सेल्फ। और वो भी एक बहुत खूबसूरत वो बहुत वल्नरेबल मोड़। स्टेज होता है, जी, और आप मतलब आपकी लाइफ वहाँ से वो बिल्ड हो रही होती है, बेस बिल्कुल। होता है। कैसे निकले उससे? क्योंकि ये बहुत, आपको पूरी दुनिया पसंद कर रही है, पॉपुलर हो, हर चीज़ हाँ, में अच्छा कर रहे हो। और किसी को आइडिया भी नहीं है कि वही। मैं ये फ़ील करी, क्योंकि मैं, हालाँकि मैं सबसे बहुत क्लोज़ थी, मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, जिनके साथ हर चीज़ मैं शेयर करती थी, लेकिन ये चीज़ मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की। इवन पेरेंट्स को भी नहीं? नहीं, कभी नहीं बोला मैंने किसी को। जब पेरेंट्स मान लो कभी किसी चीज़ के लिए मैं, किसी ने डाँट भी दिया और मैं रो रही हूँ,
मैं रोती इसलिए थी सोच के कि भाई मैं कितनी बेकार बेटी हूँ कि मैं इतने अच्छे पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर रही हूँ। उनको लगता था मैं रो रही हूँ क्योंकि डांट पड़ी है तुम्हें, तो तुमको बुरा लग रहा है कि तुमको डांट पड़ी है, या अच्छा नहीं लग रहा कि कोई चिल्ला रहा है तुम पे। लेकिन मेरी सोच वो नहीं थी, पर वो भी मैं किसी को बताती नहीं थी। तो पता नहीं क्यों मैंने अपने आप को थोड़ा बंद करके रखा था एक इस शेल में हिसाब डाल दिया में। था। हाँ, बाहर से कोई देखता तो आज भी जब मैं बचपन के दोस्तों को बताती हूँ या कभी ये बात छिड़ती है तो वो भी शॉक में रहते, क्योंकि आपको पता नहीं चलता। और ऐसा नहीं था कि मैं प्रिटेंड कर रही थी, मेरी एक नेचुरल पर्सनालिटी है जो लोगों के साथ आती है जब मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, जो एक खुश मिजाज, एक एक हंसी खुशी, मुझे अच्छा लगता है। वो फ्री फ्लो, एक्सचेंज, वो, हाँ। अनफिल्टर्ड। लेकिन जब मैं अपने साथ अकेले में होती थी तब मुझे कभी कभी ये फीलिंग खाती रहती थी अंदर से कि मैं आई एम नॉट एक्चुअली गुड इनफ। तो बट उसके बाद आई थिंक निकले कैसे उससे? वो धीरे धीरे होता रहता है। आई थिंक लाइफ आपको सिखाती रहती है, आप अपने आप से भी, दूसरों के थ्रू ऑल्सो। लोग जब आपको इतना प्यार देते तो उस प्यार से आपको भी अपने आप को प्यार करने की एक एक शिक्षा मिलती है। जिस तरह से लोग आपको देखते हैं, जैसे मेरे एक बहुत करीबी थे अंकल मेरे, जो अचानक से उनकी डेथ हो गई। वही डेथ एनिवर्सरी मेरे इस पे मैंने टैटू कराया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक लॉस से ना आपको, या डेथ जब होती है तो कोई चीज़ कैटलाइज हो जाती है, अचानक से स्पीड बढ़ जाता है उसका। तो मैं ऑलरेडी उस फेज़ में थी जहाँ मैं ट्रांजिशन करी थी। मुझे दिख रहा था कि मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को ज़्यादा अपने अपने प्रति ज़्यादा प्यार आ रहा था मुझे। और जैसे ही उनका डेथ हुआ, आई थिंक कहीं मैं जब रैशनलाइज़ करी थी कैसे अचानक से वो इतनी जल्दी चले गए, क्यों गए, क्या इसमें मेरे लिए क्या रखा है। तो मुझे यही लगा कि वो जिस तरह से मुझे प्यार करते थे, वो जिस तरह से मुझे सोचते थे कि मैं अमेजिंग हूँ, कि मुझ में कोई कमी नहीं है और मैं दुनिया की सबसे अमेजिंग ह्यूमंस में से एक हूँ। तो वो सोच वो मुझे दे के गए, अपना वो नजराना मुझे वो दे के गए अपने डेथ के थ्रू। तो वैसे करते 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 आप अपने आप को भी बेटर समझने लगते हैं, बेटर। तो आज की डेट में मैं बहुत खुश हूँ। शायद अगर वो जर्नी नहीं हुई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती, जहाँ पे एक बहुत ही डीप समझ है मुझे अपने बारे में। और एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है, मानिए, जैसे कि आप काफ़ी चीज़ों में से जूझते हुए गए और अब आपको जब प्यार आता है अपने ऊपर तो वो बहुत ही एक होलसम जैसा एक फीलिंग है। बड़ा अजीब और दर्द भी हो रहा है उस पीरियड को सोच के, आपको मैं हाँ विजुलाइज कर पा रहा हूँ क्योंकि विजुअल मीडियम का जी, व्यक्ति हूँ। तो बड़ा अजीब भी लग रहा है और दर्द हो रहा है कि आपने इतना इतना सब आप अच्छा कर रहे थे, उसके बाद भी खुद के अंदर इतना एक दर्द रखा हुआ वही। था और मुझे बुरा सेल्फ यही वर्थ की लगता है कि बात, कितने सारे लोगों के साथ ये होता होगा और कोई शेयर और नहीं कर शेयर पाता। नहीं कर पाते। और मैंने भी, हालांकि मैं अपनी लाइफ के हर चीज़ के बारे में शेयर करती और थी, जबकि वो मैंने आपका कभी नहीं इतना शेयर अच्छा नहीं किया। माहौल था, बिल्कुल, पेरेंट्स इतने अच्छे, सब बिल्कुल कुछ आसपास था, के लोग एक अच्छे। कोई चीज़ नहीं थी एक्सटर्नली जिसको मैं ब्लेम कर सकूं या बोल सकूं कि नहीं उसकी वजह से था। ऐसा कुछ नहीं था। और ये कहीं ना कहीं अदाकारी में, एक्टिंग में वो जो पीरियड था वो फेस था, काम आता है वो जो बिल्कुल, दर्द है। बिल्कुल। वो एक अंदरूनी जो भी है वो आता है बाहर। वो किसी पर उसके लिए उस दर्द को समझने की भी ज़रूरत है, उसको महसूस करने की ज़रूरत है, तो वो बाहर आके निकलता है। कभी कभी वो जो दर्द है वो, क्योंकि रिलीव करते हो आप उन सब चीज़ों को जब आपको किसी किरदार के लिए वो सब चाहिए। हाँ, वो कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। तो जब मुंबई आए और फिर नसीर भाई जैसे इतने बड़े जी, कलाकार के साथ धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई, हनीमून ट्रेवल्स में इतना ऑनसेम्बल कास्ट था। हाँ, और अमेज़िंग। जैसे कि मैंने बोला शबाना आज़मी जी, उसमें शायद वो भी थी आपके साथ, है ना? बिल्कुल। और वहाँ वही से तो मेरी स्टेप मदर थी वो उसमें, हाँ। और फिर एक अटूट रिश्ता भी बना, वो आज तक बहु है मेरे आज ख्याल तक से। है। कैसी कैसी जर्नी थी, और ऐसे जब कलाकार जो इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टारवर्ड्स हैं, इतना काम किया है, चाहे थिएटर हो, फिल्मों में इतना नाम है, कैसा एक्सपीरियंस था ऐसे लोग के साथ मैं काम तो करना? यही बोलती हूँ, मैं बचपन में अपने आप से बातें करती थी और ये सब गुलछर्रे उड़ाती थी कि मैं कभी इसके साथ और इसकी दोस्त हूँ और इसके साथ, और फिर ये अवार्ड मुझे मिल रहा है, और मेरी दोस्ती है इन लोगों से, उठना बैठना इन लोगों के साथ, ऐसे अपने मैं ख्याली पुलाव बनाती थी। पर उस वक्त जब मैं करती थी तो मुझे कभी ये नहीं लगा था कि ये हकीकत में होगा। वो मुझे सिर्फ वो ख्याली पुलाव बनाने में मज़ा आता था तो मैं करती थी। और यही एक खूबी है, जो बचपन में जो आप सपने देखते हो ना, उसमें आप उम्मीद नहीं रखते कि वो सच हो। आपको सिर्फ उस सपने को देखने में मज़ा आता है और उस सपने को
सपने के हिसाब से सोच के और एक्सपीरियंस करके मज़ा आता है। और वो चीज़ मुझे लगता है एज़ एन एडल्ट हम भूल जाते हैं। अगर हम वापस उस मोड पे, क्योंकि मेरा हर सपना पूरा हुआ है। क्योंकि मैं आई कैन नॉट आस्क फॉर, मतलब शुरुआत ही सारे जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनसे बहुत प्यार मिला है, बहुत रिस्पेक्ट मिला है। और शायद वो अगर नहीं होता, मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि अगर मुझे इंडस्ट्री में बहुत सारा रिजेक्शन अगर शुरू में मिलता, तो क्योंकि मेरे वैसे ही लो सेल्फ एस्टीम था, मैं छोड़ के चली जाती। मैं बोलती हाँ, मैं तो हूँ ही बेकार, तो होगा ही नहीं, तो क्यों मैं ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, तब तक भी था ये इंडस्ट्री में आने बिल्कुल, तक? ये तो मेरा 2013 में जाके शिफ्ट हुआ है। बट या 2016 से धीरे-धीरे, नहीं 2012 से काइंड ऑफ शिफ्ट होना शुरू हुआ वो। रॉक ऑन के अवार्ड मिल चुका उसके था बावजूद तब भी भी? बिल्कुल। तो क्योंकि वही है ना कि लाइफ आपको कुछ ना कुछ रियलिटीज़ तो दिखाती रहती है ना, कि रॉक ऑन होने के बाद भी फिर रिसेशन हो गया, तो लोगों की चॉइसेस फिर वही सेफ वाली चॉइसेस हो गई। उस वक़्त फ़िल्म में रॉक ऑन एक, बोलेंगे एक एक एनोमली थी। उस तरह की फ़िल्में फिर वापस से नहीं बनी हाँ, काफ़ी वो टाइम के ट्रेंड लिए। सेटर भी थी ट्रेंड एक सेटर तरीके से। बन के फिर वो ट्रेंड ही खत्म हो हाँ। गया। फिर वो ट्रेंड बहुत साल बहुत बाद साल बाद आया। वापस आया। तो बट हाँ, ये मज़ा तो आया है, पूरी जर्नी में इतना मज़ा आया। और इतना मैं मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि यू हैवंट गॉट योर ड्यू, या लोग आपको उस तरह से समझ नहीं पाए, आपके लिए जगह नहीं बनाया। मैंने कहा मैं तो कभी नहीं बोलूँगी। मेरे लिए जो मैंने सपने, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जिन लोगों को मैंने जिनको मैंने आइडल वर्शिप किया है, उनके साथ एक एक दोस्ती है, एक रिश्ता है, काम करने का मुझे अवसर मिला है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत 20 साल से मैं काम कर रही हूँ रेगुलरली यहाँ पे इंटरनेशनली। मैंने अपने विम से सोचा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ और, एक होती है ना, एक एक चाह होती है कि आप अपनी रूह को और जगह दो, उसको बढ़ाओ। तो एक पॉइंट पे मैं 4 साल चली गई मैं पेरिस रहने। फ्रांस चले गए यार आप। बिल्कुल। तो उस पीरियड में भी मुझे काम मिला। और उस पीरियड में जब, ये बहुत बड़ी लक की बात है कि मुझे हर वक़्त चॉइस मिला है। बहुत से लोगों को ना तो काम मिलता है, ना फिर और जब मिलता है तो जो मिलता है वो कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो तलब है, लेकिन वो अपॉर्च्युनिटी नहीं, या फिर एक ज़रूरत है पैसों की, एक ज़िंदगी चलाने की, खर्चा पानी। मुझे उन हर चीज़ों से एक तरह से मुझे एक एक अलग वो मिला है। मुझे हमेशा काम मिला है, मुझे ना बोलने का अवसर मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि उतार-चढ़ाव नहीं आए हैं इमोशनली, कि आप समझ रहे हो कि आपको जिस तरह का काम करना है आपको शायद नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या करें, कुछ और करें लाइफ में, छोड़ दें क्या ये? अम, लेकिन वो चलता है। 20 साल से कंटिन्यूअसली आपको काम मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो मेरा हर सपना पूरा हुआ है, और उससे भी आगे मुझे लेके गया है। वो फ्रांस जाने का फैसला, ये जो उतार चढ़ाव है, उन सब पे आएंगे, लेकिन मैं फिर, क्योंकि 19 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में, और आते ही पहला ऑडिशन और क्रैक कर लिया, और नसीर भाई जैसे नसीरुद्दीन शाह इतने बड़े, वो उनकी फिल्म है, कैसा, वो उस समय क्या फीलिंग थी और कैसा माहौल था सेट पर? उफ़! बहुत मज़ा आया, क्योंकि शुरू में हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स वगैरह भी किए थे साथ में, और फिर उसमें फिर सबसे मिलना हुआ था एक साथ। पर उसके बाद हम सबकी कहानियाँ अलग थी, तो शूटिंग के वक़्त हम लोग अलग-अलग उसमें थे। लेकिन मेरे लिए, मतलब देखिए, मैं रत्ना पाठक शाह मेरी माँ थी, परेश रावल मेरे साथ थे, मतलब किन दिग्गजों के साथ मुझे वही काम मैं करने बोल को रहा मिल रहा हूँ। है। आपको पहला आपका अवसर ऐसे लोगों के साथ है, आप चुपचाप बैठ के उनको बस देखें तो आपको कितना सीखने को मिल जाए। और उन्होंने तो अपना लिया मुझे, क्योंकि अब मैं बच्ची थी। प्यार उनको ऐसा लगा कि वो मुझे थोड़ा प्रोत्साहन दे, मुझे हेल्प करे। तो बहुत, मतलब वो एक्सपीरियंस तो मेरे लिए बहुत ही इनक्रेडिबल था, क्योंकि वो किरदार भी मुझसे कितना हटके था। एक लड़की जो चौल में रहती है अपनी माँ के साथ, जो जूनियर आर्टिस्ट है, बिल्कुल मेरी रियलिटी से परे था। लेकिन वो इतना सपोर्ट आपको मिल गया अपने आप को उस रोल में ढालने का, और आसानी से एक तरह से करने का, तो और इतने सारे लोगों को ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला। तो और उसके बाद से वही ना, फिर उसके बाद भी हनीमून ट्रैवल्स में भी मेरे इतने सारे अमेजिंग एक्टर्स, और मेरे खुद के जो एक्टर्स थे वो बमन ईरानी और शबाना आज़मी, मतलब क्या माँगूँ मैं और? अ, दिग्गजों बहुत, के साथ काम करने मेरे को ख्याल मिला। से आप उन लकी लोगों से हो कि जिनकी संगति और जिनकी शुरुआत ही ना बहुत कमाल के लोगों के साथ हुई है।
ये तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, इतना मुझे इसके बारे में मैं शुक्रगुजार हूँ। रॉक ऑन में जब क्रिटिक्स का बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, उस समय कैसा वो फील था? और उसके बाद से जो लाइफ चेंज हुई वो बताइए। जैसे बीच में बताया आपने कि रॉक ऑन के बाद भी रिसेशन आ गया, जी। वो सब चीज़ें बताओ। नहीं, बट रॉक ऑन का एक मज़ा था कि जैसे ही फ़िल्म रिलीज़ हुई उसको लेके इतनी बातें चल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से हो क्या गया। तो क्योंकि शायद वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, फ़िल्म अच्छा करने के बावजूद भी आपको हमेशा लगेगा कि चलो आप स्टिल प्राइमरी रोल तो नहीं है, प्राइमरी रोल तो लड़कों का ही है और फिर आप समवॉट सेकेंडरी है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी की, आपके लिए लोगों के लिए आप अचानक से कहीं से उठ के आ गए। उस ज़माने में तो कोई पीआर-वीआर ये सब कुछ था ही नहीं, तो ऐसा नहीं था कि कुछ, तो सबको ये लगा ये कौन है, कहाँ से है, क्या हो गया ये? और मुझे वही हुआ इम्पोस्टर सिंड्रोम, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने लोगों को मेरा काम इतना अच्छा क्यों लग रहा है। लेकिन फिर वहाँ मैंने भी कहा सवाल। हाँ, अपने आप पे सवाल। तो बट इट वाज़ अमेज़िंग क्योंकि पूरी इंडस्ट्री ने आके मुझे कांग्रेचुलेट किया उसके लिए, अपना प्यार दिखाया है, अपना अप्रिसिएशन दिखाया। और फिर मुझे याद है जब हम फिल्म फेयर के लिए भी बैठे थे, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का कैटेगरी गया और मुझे नहीं मिला, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, नहीं मिलेगा, इट्स फाइन। एंड फिर मैं जाने वाली थी क्योंकि कुछ एक था कि मैं अर्ली निकलने वाली थी। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे टीम के साथ रुकना चाहिए, बाकियों को तो मिलेगा कुछ ना कुछ, तो सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और फिर अचानक से, क्योंकि क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस में वो लोग नॉमिनेशन नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट। वो डायरेक्ट अनाउंस करते हैं। तो अचानक से जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, मतलब मुझे बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था कि मेरा नाम अनाउंस होगा। तो वो अगेन इट वाज़ वन ऑफ दोज़ मोमेंट्स कि मुझे लगा था पता नहीं क्या सपने में हूँ मैं, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस वक़्त वो प्रथा भी नहीं थी कि कभी आपको सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए आप नॉमिनेट हुए और आपको बेस्ट एक्ट्रेस मिल रहा है। वो हुआ ही नहीं था। उस साल दोनों जो हमको मिला था, अम, ये मंजोत को मिला था और मुझे मिला था। हम दोनों सपोर्टिंग कैरेक्टर में थे और हमको बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस मिला था। तो आई मीन ऑफ कोर्स इट वाज़ अमेजिंग। एंड उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि मतलब दुनिया आपकी अब बिल्कुल ही बदल बदलने गई, वाली जो है। बदल गई। हम्म। आज भी लोग मुझे 20 साल बाद भी, मतलब 18 साल जो भी हुए हैं ब्रॉकऑन को, अभी भी लोग उससे मुझे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, याद रखते हैं, पहचानते हैं। तो वो मेरे ख्याल से आपकी अदाकारी का भी कमाल था कि कोई बड़ा मैच्योर एक वो एक्टिंग थी उसमें, किरदार वैसा था, किरदार उसको वैसा था। निभाया वैसा था, वो बिल्कुल, बहुत जिम्मेदारी थी आपकी। बिल्कुल। तो पर वही है कि मुझे, आई थिंक सबसे बड़ा जो गिफ्ट मुझे मिला है, मैंने जब कभी भी एक्टिंग करने का सोचा था तो मेरी बस एक ख्वाहिश थी कि मुझे मेरे काम के लिए जाना जाए। और वो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने टचवुड काम वो के लिए वही जाए। है, और मतलब वही मुझे वही मिला चलता कि है। वो एक रिस्पेक्ट, एक एडमिरेशन इंडस्ट्री के लोगों के साथ जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके कोलैबोरेटर्स के साथ और ऑडियंस के साथ। तो वो मेरे लिए फिर मुझे लगता है चलो मैं सही रास्ते पे। वो जो हमें एज अ सिनेमा लवर और जो आपके एक्टिंग को पसंद कर रहे थे, एक्सटेंडेड फैमिली बन गए थे, आपको आपसे उम्मीद बहुत थी, लेकिन वो जो आप बता रहे हो रिसेशन के बाद जिस तरीके से चीज़ें हुई, एक झटका सा लगा। बिल्कुल, वो तो हुआ ही क्योंकि आपको वही है ना कि आपको दुनिया बता रही है कि आप अमेजिंग हो और आप अपने काम के लिए पहचाने गए और आप बिना किसी तोड़ मरोड़ के आपको लोगों ने खुद ही एक पेडेस्टल पे रखा है बोल के कि आप अमेजिंग हो। लेकिन उसके बाद आपको काम उस हिसाब से नहीं मिलता है तो फिर आपको लगता है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, मतलब तो फिर बोलने बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि महसूस होता है आपको कि इंसान एक 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 रिस्पेक्ट है उनको आपके लिए, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं करता काम में। फिर एक तरह से वो बहुत अच्छी सीख थी बिकॉज आपको रियलाइज़ हो जाता है कि लाइफ में ऐसे काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, आपको लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं लेकिन अगर वो बिजनेस के दायरे से सोच रहे हैं तो फिर वो दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर चॉइस। तो वो दौर भी इंटरेस्टिंग था क्योंकि फिर मुझे मौका मिला फिर से अपने आप से सवाल उठाने का कि मुझे किस तरह का काम करना है, क्या नहीं करना है। काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट करके समझ में आया कि ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है। जब मैं स्ट्रेटेजिकली सोचती हूँ चीज़ों के बारे में तो मेरे लिए काम नहीं करता है। मैं दिल से जब करती हूँ चीज़ें, दिल से, गट से, एक इंस्टिंक्ट के साथ जब चीज़ों को फॉलो करती हूँ तो ही मेरे लिए काम करता है। तो वो
फिर अपने आप में वो सेटल हो जाता है, फिर आपको उस तरह की चीज़ें मिलना शुरू करती है जो आपके इंटरेस्ट की है, आपकी क्रिएटिव डिज़ायर के लिए बनी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री खासकर जो मेकर्स हैं वो आपके जो कैपेबिलिटीज़ है उसको सही ढंग से अभी तक एक्सप्लोर कर नहीं पाए, जो आपको जिस तरीके से रोल्स देने चाहिए खासकर कमर्शियल फिल्म्स में, उसमें अभी तक नहीं दे पा रहे हैं उनको। आप जो मेरी सोच है उस पर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, एक ये है कि अब एक ख्वाहिश के हिसाब से बोले तो यस, मैं तो हमेशा बोलूँगी कि मेरे लिए सिनेमा एक क्रिएटिव मीडियम है, लेकिन वो बिज़नेस भी है और इंडिया में तो है ही, क्योंकि बाहर जैसे जब मैं यूरोप में थी वहाँ पे अलग है, क्योंकि वहाँ पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करती है आपके लिए चीज़ें, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है काफ़ी चीज़ें, तो आपके पास वो स्कोप है कि आप उसको आर्ट के हिसाब से देखें, क्योंकि आप फिर पैसा रिकवरी में नहीं लगे हैं। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे सिनेमा या फ़िल्म मेकिंग या जो भी है वो एक बिज़नेस है, एक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है। है। एग्ज़ैक्टली। तो अब जो बना रहे हैं, जो पैसा डाल रहे हैं, वो तो यही अपनी रिकवरी ही देखेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप मेन स्ट्रीम वाइज़ पॉपुलर नहीं हैं, तो लोग आपको नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि वो तो अपने पैसे की रिकवरी देख रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं आप कितने लोगों को खींच के ला सकते हो हॉल में। इसमें कहीं शाहना मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आप अपने काम पे ज़्यादा बिलीव करते हो और पीआर मशीनरी और बाकी नहीं। चीज़ें नहीं करते हो, जी। ये इसका भी इफ़ेक्ट होता है? हो सकता है, पर मुझे लगता है अगर मुझे कोई चीज़ एक फ़ॉल्स बिल्डअप के साथ अगर मुझे मिलना है, तो क्या फ़ायदा उसका? मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मैं क्यों लोगों को अपने में इंटरेस्ट दिलाऊँ। आपको उत्सुकता होनी चाहिए, आप में कुछ रुचि होनी चाहिए, क्योंकि तो ही तो मैं मैं ब कभी बात करूँ आपको ना। कभी जिम से या एयरपोर्ट से कहीं स्पॉट होते भी नहीं दिखता हूँ, कहीं पेपराज़ी वाले और ये सब चीज़ों में नहीं देखा मैंने। क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को अम, मेरा काम पसंद है, वो मेरे काम के थ्रू मुझे समझेंगे और काम के साथ हमारा ये होता ही है, तब तो इंटरैक्शन होती ही है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कोई रुचि नहीं है इन चीज़ों को करने में कि मैं आपको ये एहसास दिलाऊँ कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन मैं खुद किसी टीम को पैसा देके अपनी स्टोरीज़ निकलवाऊँ, मतलब इसका कोई मुझे और सेंस ही अब नहीं बनता। ज़रूरत भी नहीं है। नहीं। पेरिस क्यों चले गए थे? पेरिस वो एक फेज़ था। आई थिंक मैं बोलती हूँ हमेशा कि ज़िंदगी में हमारे काफ़ी सारे दौर आते हैं ना, लाइक एक एडल्टिंग का एक मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि, या फिर एक ग्रोथ स्पर्ट जैसा होता है। तो मेरे लिए उस वक़्त एक वो सोल का ग्रोथ स्पर्ट चल रहा था, जहाँ पे मुझे लगा था मुझे कुछ नया सीखना है, नया एक्सपीरियंस करना है। मुझे एक भूख थी, लेकिन आई डिडंट हैव एनीथिंग। यहाँ बॉम्बे में मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था और बहुत मैं स्टक फ़ील कर रही थी। मतलब नॉट इंडस्ट्री वाइज़ बट एज़ अ सोल। वो जो जिस तरह के रोल्स आप चाह रहे थे वो भी उस नहीं वो मिल भी रहे उस थे? वक़्त नहीं मिल रहे थे। और बट पैरेलली मैंने बहुत सारा इंटरनेशनल काम किया था, जहाँ पे मुझे बहुत मज़ेदार चीज़ें करने को मिली थी। तो मेरी सोच ये भी थी कि वो काम तो आता रहेगा, इंडिया का काम भी आता रहेगा, लेकिन मेरी रूह को अभी उड़ने की इच्छा है, चीज़ें सीखने की इच्छा है। तो मैंने सोचा कि मैं कभी इंडिया से बाहर रही नहीं हूँ, तो उसका भी एक एक्सपीरियंस होता है ना, उसमें आप एक तरह से ग्रो करते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी क्रूशियल जर्नी एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक सो। और लास्ट ईयर बहुत कमाल का साल था जी। मतलब जब अब 2025 के लिए यूके से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई संतोष, और आपको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला है एशिया फिल्म अवार्ड्स में। कैसा वो जो फीलिंग थी, अब वो कहीं वो अंदर में जो आत्मलोकन चल रहा था या जो एक सेल्फ डाउट था वो खत्म हो चुका था मेरे ख्याल से? हो रहा है। अभी वो चलता ही रहता है। वो कभी-कभी क्या होता है ना, खुद से भी कभी-कभी हम अवेयरनेस छूट जाती है, या एक आध मोमेंट में आपको लगता है कि आपने अपने आप को अ, आप उस चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक कुछ मोमेंट होगा और आपको रियलाइज़ होगा, ओहो! नहीं, मैं अभी भी वो पुराने सोच में फँसी हूँ। तो संतोष को लेके भी जब मैंने पहली बार देखा, मुझे लगा मैं बेकार एक्टिंग की है मैंने। मैं बिल्कुल शट डाउन हो गई थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है, लोगों को इतना वो हो रहा है, फिर मुझे लगा मैं इतनी डिल्यूज़नल हूँ कि मुझे इतना फ़र्क है उनके सोच में और मेरे सोच में, मतलब मैं अभी भी वही पुरानी शहाना में फँसी हूँ, कि मुझे ऑब्जेक्टिविटी नहीं है मुझे अपने बारे में, मुझे हमेशा बुरा ही दिखता है हर चीज़। तो हर चीज़ नहीं, लेकिन कुछ-कुछ है। जैसे आई थिंक जब भी मैं अपने नेचुरल जो मेरी पर्सनैलिटी, मेरे लिव्ड रियलिटी उससे परे जब कुछ करती हूँ, तो कहीं-कहीं वो डाउट हमेशा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं वहाँ की नहीं हूँ, मैं वहाँ से नहीं हूँ, मेरी वो रियलिटी नहीं रही है, मेरी वो समझ भी नहीं है, एक्टिंग तो नहीं लग रहा है वो।
तो वो शायद वो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस मुझ में रह तो जाता है एज अ व्यूअर। इसको खत्म करने के लिए अभी किसी से बात नहीं करते, कोई करती हूँ काउंसलिंग या ना, कुछ? यही तो कर रही हूँ मैं। जितना हम बात करेंगे उतना धीरे धीरे वो बेटर होता रहता है। तो अभी भी वो हो रहा है, धीरे धीरे बेटर हो रहा है। जैसे मैं बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हूँ, मुझे स्पॉटलाइट में डालो तो, बट अब मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को ओन करी हूँ। लोग जब मुझे पूछते थे कि आपको कहीं देखा है, आप, मैं कभी बोलती भी नहीं थी कि मैं एक्टर हूँ। मैंने कहा पता नहीं कहाँ देखा है, मुझे नहीं मालूम, ये वो। मुझे, मैं बहुत शाय हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतने, मतलब आई डोंट लाइक अटेंशन। सो बट नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। और बहुत सो सारे लोग को दुख है कि संतोष वो इंडिया में देख नहीं पा रहे हैं, जी, उनको क्या बोलोगे आप? उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं अभी भी उम्मीद करती हूँ कि फिल्म कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरह से हमको यहाँ लीगल तौर से देखने को मिलेगी, वरना डॉट डॉट डॉट। क्रॉस फिंगर्स। 4 इयर्स लेटर की बात कर रहे हैं, 4 इयर्स लेटर, 4 साल बाद ये, 4 साल बाद नहीं, ये तो लगातार इतने सालों, अब जब से मैं रील्स में देखता हूँ वो इतना ज़्यादा वो बहुत हो रहा आता है, है, बहुत बिल्कुल। इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है और बहुत ऑर्गेनिक हो रहा है। जी, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से हुआ है। ये शो हमने SBS एक चैनल है जो ऑस्ट्रेलिया का चैनल है, उन्होंने इसको कमीशन किया था शो को। मिथिला गुप्ता हमारी जो क्रिएटर, राइटर, शो रनर हैं, मिथिला गुप्ता, वो इंडियन ओरिजिन की हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी है। उन्होंने ये लिखा और इस तरह की कहानी एक ऑस्ट्रेलियन टीवी शो के लिए बनाना जिसमें 2 इंडियंस लीड में हैं, जो ना किसी एक्सेंट में बात कर रहे हैं, ना कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इंडियन और एक माइग्रेंट लाइफ दोनों को दर्शा रहे हैं। तो उस शो का बनना, उसको ग्रीन लाइट होना, उसका बनना, उसका हिस्सा बनना और फिर उसको सक्सेसफुल होना, उसका सक्सेसफुल होना ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी बात है। मैं तो यही बोल रही हूँ कि आजकल आप सोच लीजिए, जहाँ पे भी इंडिया का अभी बहुत एक चल रहा है दौर ग्लोबली, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने कभी कोई शो नहीं देखा होगा जो इंटरनेशनली प्रोड्यूस्ड है, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनी है, जिसमें इंडियन लीड में है, इंडियन एक्सेंट में बात करते हुए। वो हमेशा या तो और इंडियन ब्रिटिश कल्चर भी अमेरिकन, अच्छे से एग्जैक्टली, रिप्रेजेंट हो रहा है। बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद शो को कनाडा में रिलीज मिला, वहाँ पे भी वहीं से एक्चुअली वो रील्स, जब उन्होंने क्लिप्स डाले थे, फॉर सम रीज़न वो वायरल हो गए। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है, इस तरह का वायरल मेरे किसी कंटेंट के लिए या किसी शो के लिए। तो यही है कि ऑर्गेनिकली वो हो गया एंड देन थैंकफुली हमारा अभी ये मौका मिला है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट इंडिया में रिलीज़ हो पाएंगे कि नहीं। मेरी उम्मीद थी कि वो हो, क्योंकि आई थिंक ये इंडिया का एक बहुत प्रतिशत वाइज बहुत छोटा प्रतिशत क्राउड सोसाइटी दिखाता है, लेकिन हम कितने सारे अर्बन एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी हैं हमारे देश में, जो और वो कभी आपको नज़र नहीं आता है। वो आपके आसपास है लेकिन कभी वो सेल्यूलॉइड पे आपको नज़र नहीं आता है। सो आई थिंक दिस शो, मतलब जैसे आप बोलिए मेड इन हेवन जैसा कोई शो हो, या कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पे आप भाषा का इस्तेमाल जिस तरह से हम यूजुअली करते हैं, इंग्लिश बोल लीजिए या कभी कभी थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश, क्योंकि वो भी एक माध्यम है, एक एक कंबाइनिंग फैक्टर है। हिंदी इंग्लिश दोनों हमारे लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, जो अब तो वो छोटे करते शहरों हैं। में भी काफी जो यूथ के बिल्कुल, बीच में। बहुत ज़्यादा। मैं आप बनारस की बात करें तो बनारस में हम शूट कर रहे थे, लड़कियां, हम गली गुलों में शूट कर रहे हैं और लड़कियां आके पूरा फोटोज लेके मतलब इंग्लिश इतनी परफेक्ट है उनकी। तो आजकल तो वही रियलिटी है और वो रियलिटी कम दर्शाते हैं। तो विच इज़ वाई आई एम वेरी हैप्पी दैट इस तरह का शो है और लायंस गेट पे वो दिखाने वाले हैं इंडिया के पूरी ऑडियंस के लिए। सो इस किरदार में आपको ऐसी क्या चीज़ लगी जो इतना पसंद आया और जिसके लिए आपने हाँ कहा करने के लिए? पहली बात तो ये है कि 38 की उम्र में आपको रोमांटिक रोल करने को मिल रहा है, वो भी इस किरदार का की उम्र शुरुआत में तो कुछ आई थिंक लेट 28 या कुछ था। तो मैंने कहा मुझे आप ट्राई ही क्यों कर रहे हैं, मतलब ठीक है मैं दिखने में 38 की नहीं लगती हूँ बट स्टिल लाइक वो जो एक आपको चुलबुला जो भी है 30 ईयर ओल्ड का जो एसेंस है वो मेरा नहीं है। वो तो जब मैं 30 की थी या 19 की भी थी तो मैं, मेरा एसेंस नहीं था। तो बट देयर वॉज एन ऑनेस्टी इन द राइटिंग। वो कैरेक्टर, शी, उसकी पर्सनालिटी मुझसे बहुत मिलती जुलती है और मुझे कभी अपनी पर्सनालिटी ज़्यादा, मैं कहूँगी एक ही फिल्म में मुझे दिखाने को मिली है, वो है तू है मेरा संडे। उसके अलावा मेरी पर्सनालिटी, मुझे स्माइल करने का ही कितना कम मौका मिलता है किसी फिल्म में। तो मेरे लिए उसका पुल ही ये था कि मैंने एक तरफ मैंने संतोष
जस्ट ख़त्म की थी, मैंने संतोष करते वक्त इसके लिए ऑडिशन किया था। एंड फिर जब ये हुआ तो मैंने कहा वाओ, ये हाउ अमेजिंग कि मैं 20 साल के बाद भी मुझे पहली बार कुछ करने को मिल रहा है। पहली बार आपको एक प्रोजेक्ट करने को मिल रहा है जिसका मेन स्टे मतलब जिसका मेन थीम ही रोमांस है, लेकिन एक मैच्योर, एक नुआंस्ड रोमांस का एक्सप्लोरेशन है, एक रिलेशनशिप की एक्सप्लोरेशन है जो ऑर्गेनिक है बहुत। जो ऑर्गेनिक है। और फॉर इट टू बी एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, मतलब ट्राइंग टू ब्रिज द गैप between countries and everything. So I would say the writing, the character and the fact that unexpectedly आपको इस उम्र में आपको इतने साल बाद आपको एक रोमांटिक प्रोजेक्ट करने को मिल रहा है। पूरी इस खूबसूरत जर्नी में 20 साल से ज़्यादा हो गए, आप लगातार एंटरटेन कर रहे हो हम लोगों को। सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लग रहा है। अब कभी कभी मुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ जब मैं बोल रही हूँ 20 साल, क्योंकि मुझे 20 साल लगता तो नहीं है ऐसे कि 20 साल हुए। ना मुझ में कोई जेडेडनेस है, ना मुझ में कोई मैं अब भी जब काम करती हूँ मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। मेरे पे मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। एक एक्साइटमेंट, नर्वसनेस जो एक होनी चाहिए वो है। अभी भी एक नयापन है। तो मुझे, और जैसे कि मैंने कहा, मैंने हर चीज़ अपने तरीके से की है। मैं ना पोर्टफोलियो मैंने कभी बनाया है, ना मैंने कभी पीआर रखा है, ना मैंने जाके पार्टियों में मैंने सोशलाइज़ किया है, ना जाके लोगों को बोला प्लीज़ मुझे काम दो। मतलब वो सब मैंने कई चीज़ों को ना बोला है जिसको लोग बोलेंगे अरे तुमने ना क्यों बोला, इसको पागल हो क्या। मैंने अपने तरीके से किया, अपने हिसाब से किया, एंड हमेशा मेरा ये रहा है कि नहीं, दिस इज़ ट्रू टू हु आई एम, एंड इफ़ इट डजंट वर्क फॉर दिस वर्ल्ड मैं कुछ और कर लूँगी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बार बार काम मिलता रहा, और अच्छा काम, जो काम मैं करना चाहती हूँ, जिस काम को करके मुझे तसल्ली मिलती है, एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इससे बड़ी बात क्या होगी। कभी ऐसा इस जर्नी में हुआ कि सेल्फ डाउट हुआ और लगा कि नहीं, छोड़ बिल्कुल देना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, टूटे हो? बिल्कुल, वो भी होता है और वो ज़रूरी है, क्योंकि हर बार जब आप एक पॉइंट पे पहुँचते हैं जहाँ बोलते हैं कि एक पॉइंट था पेरिस में जब मैं थी टुवर्ड्स द एंड, जब मुझे लग रहा था कि ओके शायद ये जिस तरह का काम मुझे करना है मुझे मिल नहीं रहा है, और मे बी दिस इज़ ओवर देन। और फिर मैंने कहा ओके यूनिवर्स गिव मी अ साइन, गिव मी अ कॉन्क्रीट साइन। और 7 दिन में एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने मुझे लास्ट, मैं शॉर्टलिस्टेड थी, फिर उन्होंने बोला सॉरी वी आर टेकिंग समवन एल्स। वो दे केम बैक एंड सेड नहीं नहीं, नाउ इट्स चेंज्ड एंड वी वांट यू। और उसके बाद जो धड़ाधड़ काम मिला, मैं हमेशा बोलती हूँ वो जो 1.5 साल 2 साल का जो पीरियड था, उसमें ये था क्योंकि मुझे हमेशा सेल्फ डाउट होता था कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, मुझे पहला ऑडिशन था मिल गया, उसके बाद काम मिलता ही गया मिलता गया, व्हाई डू आई हैव डिजर्व दिस, मेरा क्यों तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान ने बोला, यूनिवर्स ने बोला भाई तुमको स्ट्रगल करना है ना, कर लो फटाफट, क्योंकि बहुत काम करना है हमें। तो मुझे वो 2 साल थोड़ा सा ऐसा फीलिंग हुआ कि मुझे जो चाहिए नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद से वो सेल्फ डाउट सेल्फ बिलीफ बन गया। उसके बाद फिर कभी मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ओ अब मुझे कभी काम नहीं मिलेगा, क्या होगा। और वो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर हमेशा रहा है। मेरे माँ बाप भी बोलते थे हमेशा कि बचपन से हमें ये था कि तुम यू विल बी फाइन, तुम तुम संभाल लोगी, तुम कुछ ना कुछ तुम्हारा हो जाएगा, तुम ठीक हो। तो वो मेरे अंदर भी वो फीलिंग है कि ये नहीं तो कुछ और, वो नहीं तो कुछ और, कुछ ना कुछ ज़िंदगी आपको लेते जाएगी जहाँ जहाँ लेके जाना है। इस समय का एम्बिशन क्या है? इस समय का एम्बिशन है कि मैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोगों के साथ कोलैबोरेट करूं, इंटरनेशनली और ज़्यादा काम करूं, नई चीज़ें करूं, शायद कोई चीज़ प्रोड्यूस करूं, या फिर एक अलग किस्म का कुछ करूं। एक ट्रैवल शो करने की इच्छा है एक दोस्त के साथ, वो उसको मैं प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ। उस ढाल में ढलूँ, डायरेक्शन करने की इच्छा है वो करूँ, कुछ तरह के किरदार प्ले करूँ, चाहे वो जो चीज़ें लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे एक स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्शन टाइप स्पेस, समथिंग दैट आई एम अगेन अट्यून टू। कॉमेडी, कॉमेडी कॉमेडी का बहुत शौक है मुझे, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो जो इनहेरेंट वो बिल्कुल क्वालिटी है जिसको अभी तक किसी लोग ने एक्सप्लोर नहीं किया सराहा है। ही नहीं, हाँ। बिल्कुल।